बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर यासिर ख़ान। आपको सिटी कॉलेज के ऑनलाइन फोरम से वेलकम करते हैं। बेटा ये जो लेक्चर है इसमें आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है, इसलिए इस पार्ट के ऊपर बार बार जो है वो लेक्चर्स चल रहे हैं। कल जहाँ पे मैंने टॉपिक को वाइंड अप किया था, मैं वहीं से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उसमें हमने लिटरल मीनिंग्स को देखा और ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन 2:1 होगी एज दैट इन द वाटर। लेकिन मैंने कहा था ये बात हर जगह पर फुलफिल नहीं होती, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये मेंशन की गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब है सेवरल, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। याद है आपको एल्डिहाइड्स? मैंने कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप हो और उस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल चेन हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, ये एल्डिहाइड है। जबकि ऑन द अदर हैंड कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल चेन है, दूसरी तरफ अल्काइल चेन है, दे आर एक्चुअली द कीटोन्स। यानी दो क्राइटेरिया रखे गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला क्राइटेरिया कि दे आइदर हैव द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, आइदर हैव द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा क्राइटेरिया है कि दे हैव द पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी काफ़ी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स भी हों। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अच्छा, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? देखो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जहाँ पर बच्चे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, मैं दो बातों का कंपैरिजन बताता हूँ, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन क्या होगा। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है और उस पॉलीमर ने टूटना है और टूटकर छोटा मॉलिक्यूल बनाना है, यानी मोनोमर्स ने बनना है, तो पॉलीमर्स टूटकर जब मोनोमर्स बनते हैं तो एक बात याद रख लो, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स या ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीमर्स टू फॉर्म द मोनोमर्स वाया द एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस। इट इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस। आप इसी के बिल्कुल अपोजिट टर्म पढ़ते हो, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी मोनोमर्स हों, छोटे मॉलिक्यूल्स हों, सिंपल यूनिट्स हों, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीमर्स। मोनोमर्स बेटा जब कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाएंगे तो इस पॉलीमर्स की बनने के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल ना लिबरेट होता है, खारिज होता है, रिलीज होता है। हम इसको कहते हैं इट इज द कंडेंसेशन, या इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डी का मतलब होता है लेस, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी वाटर का लेस होना, वाटर का रिमूव होना। तो वहां पर एक बात लिखी गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस जब उनकी होती है तो अपने जैसे ही वो बनाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स अपने जैसे बनाएं, हम इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये मेंशन किया हुआ है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। और जब इनकी वाटर को ऐड करने से ब्रेक डाउन होती है बेटा, तो सब यूनिट्स भी इन्हीं जैसे होते हैं। जैसे आप देख लो, ह्यूमन है, हम हैं, हमारी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, मेटिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, तो उसके रिजल्ट में ह्यूमन ही पैदा होंगे ना, वहाँ से कोई कैट या रैट नहीं पैदा होना। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जब टूटेंगे तो आगे प्रोड्यूस भी इन्हीं जैसे सब यूनिट्स होंगे। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला, दैट इज द CxH2O ब्रैकेट Y। मैं इस जनरल फार्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल फार्मूला में बेटा लिखा गया है CxH2O ब्रैकेट Y। x की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ x इज 3 to many thousands।
x की वैल्यू 3 to many thousand है, while the value of y is might be same, might be different. y की वैल्यू या तो x जैसी होगी या x से मुख्तलिफ होगी। might be same, might be different का मतलब ये है, the value of x might be as the value of y might be as same as that of the x, या बाज़ औक़ात ये डिफरेंट भी होती है। अच्छा, x की वैल्यू 3 to many thousand ना दो बातों को इंडिकेट कर रही है। पहली बात ये इंडिकेट कर रही है कि नेचर में कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो 3 कार्बन से कम कार्बन एटम वाला हो, यानी मिनिमम कार्बन एटम जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एग्जिस्ट करते हैं वो 3 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं। और आगे मेंशन किया हुआ है टू मैनी थाउजेंड, और मैक्सिमम कई हज़ार तक हो सकते हैं, सेवरल थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। जबकि y की वैल्यू बाज़ औक़ात x जैसी होती है, बाज़ औक़ात x से मुख्तलिफ होती है। जब मैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बेटा आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट की क्लास है जिसमें y की वैल्यू x जैसी है और किस में y की वैल्यू x से डिफरेंट है, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। क्लियर? आगे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये करते क्या हैं, कुछ जनरलाइज बातें बताई गई हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके बारे में कहा जाता है दे आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे ही टूटते हैं फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है, सेल वॉल प्लांट में भी है, सेल वॉल फंजाई में भी है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट वन स्टेप अहेड। ये लिखा गया जी सेलुलोज किस किस के अंदर मौजूद है। यानी कल मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, अभी तक मुझे उनके आंसर रिसीव नहीं हुए, कि नेचर में सबसे अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, वो सबसे अबंडेंट जो वैसे तो नेचर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट नेचर में सबसे अबंडेंट है? ये सेलुलोज। सेलुलोज हमारी नेचर में कौन कौन सी फॉर्म में मौजूद है? कॉटन में सेलुलोज है, वुड में सेलुलोज है, पेपर में सेलुलोज है। ये सेलुलोज की प्योर फॉर्म्स है कि आपको कॉटन में, पेपर में, वुड में क्या मिलेगा? सेलुलोज मिलेंगे। सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको एनाबोलिज्म में एक रिएक्शन पढ़ाया था कि व्हेन द 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज दे कंबाइन विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स व्हेन दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट्स को बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अगली बात लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। यही आपका जो यूनिट नंबर 2 चल रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, इसका आखिरी टॉपिक कार्बोहाइड्रेट है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे तमाम होते हैं जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हों, 2 मॉलिक्यूल्स, और उनके लिए कंडीशन है कि बोथ बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी। 2 मॉलिक्यूल्स हों और 2 डिफरेंट कैटेगरीज के हों, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। When they combine to form the conjugated molecule। जैसे आप देख लो बेटा, एक तरह का conjugated molecule ग्लाइकोप्रोटीन मेंशन किया गया है। टर्म पे फोकस करो तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो ग्लाइको करते हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जब ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कंबाइन करते हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो बनने वाला मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंड द ग्लाइकोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप देखें कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ कंबाइन करें तो फिर क्या बनेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। ये जनरलाइज रोल लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनका सोर्स क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में मौजूद है, और कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे मौजूद है।
कार्बोहाइड्रेट की बेटा क्लासिफिकेशन भी है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, ये है 3 बड़े ग्रुप्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर द मोनोसेक्राइड्स। अच्छा, ये जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है ये ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से डिराइव हुआ है। सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट में एक कैटेगरी है मोनोसेक्राइड, एक कैटेगरी है ओलिगोसेक्राइड और एक कैटेगरी है पॉलीसेक्राइड। 3 तरह की कैटेगरीज हैं। हम इनमें जब कंपैरिजन देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये जो मोनोसेक्राइड है ये बिल्कुल सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल से स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है इनका, जबकि ओलिगोसेक्राइड ज़रा कॉम्प्लेक्स है और पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं। यानी हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इनके नेम मेंशन किए हुए हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमने इनको अरेंज किया हुआ है कि मोनोसेक्राइड आर द सिंपल शुगर्स, ओलिगोसेक्राइड आर द कॉम्प्लेक्स शुगर्स और पॉलीसेक्राइड आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, यानी सेक्राइड यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं। मोनोसेक्राइड में एक ही है, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। यानी अगर सेक्राइड यूनिट्स जो है वो 2 से लेकर 10 तक हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड हैं, 10 से बढ़ जाते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। 10 से बढ़ जाए ना अगर शुगर्स यूनिट्स तो फिर वो पॉलीसेक्राइड, अप टू 10 मैंने कहा वो ओलिगोसेक्राइड, अगर सिर्फ एक हो तो फिर मोनोसेक्राइड है। उसके बाद है टेस्ट। ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे हैव द स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट के एतबार से ये स्वीट होते हैं। ओलिगोसेक्राइड आर द लेस स्वीट इन टेस्ट व्हाइल द पॉलीसेक्राइड्स आर द टेस्टलेस। यानी पॉलीसेक्राइड का कोई टेस्ट नहीं होता, ओलिगोसेक्राइड का टेस्ट होता है लेकिन ज़रा कंपैरेटिवली लेस स्वीट है। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो टेस्ट के एतबार से ज़्यादा स्वीट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, मोनोसेक्राइड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर सिंपल, while the oligosaccharides are less soluble in water, polysaccharides are sparingly soluble in water. They are the sparingly soluble, या फिर हम सम टाइम इनको कहते हैं they are insoluble. sparingly का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से हल होना। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा ना ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ द वाटर। मोनोसेक्राइड क्योंकि ऑलरेडी सिंपल है, मैंने कहा सिंगल सेक्राइड यूनिट पर मुश्तमिल है, आप उसको मजीद वाटर डाल के कैसे ब्रेक करवाएंगे, मजीद क्या बनाएंगे आप उससे। तो मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल द ओलिगोसेक्राइड्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, पॉलीसेक्राइड दे कैन आल्सो बी द हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है CH2O ब्रैकेट N, या फिर ये आगे लिखा हुआ है CnH2n, आगे N लिखा हुआ है, ये इसके कुछ जनरल फार्मूले हैं, या फिर हम इसको CnH2O ब्रैकेट N भी लिख सकते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एज अ होल CH2ON, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CnH2ON। जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है बेटा CnH2O ब्रैकेट N-1। अच्छा, जिस ओलिगोसेक्राइड का ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है दैट इज द डाइसेक्राइड, बिकॉज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड्स आर द डाइसेक्राइड, ये उनका लिखा हुआ है। सबसे कॉमनली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड होते हैं, तो CnH2O ब्रैकेट N-1। अगर ट्राइसेक्राइड होगा यानी जो 3 सब यूनिट्स जो पर मुश्तमिल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर क्या होगा, ट्राइसेक्राइड का CnH2O ब्रैकेट N-2। डाई का ये लिखा हुआ है क्योंकि सबसे कॉमनली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो डाइसेक्राइड्स होते हैं, इसलिए हम उन्हीं का जनरल फार्मूला ओलिगो का बताते हैं कि जी ओलिगो का भी यही है। जबकि पॉलीसेक्राइड का जनरल फार्मूला वही है जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ा है CxH2O ब्रैकेट Y। यानी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज का पता चला कि मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट मैं इनमें से किसी एक क्लास को एक्सप्लेन करता हूँ, एक कैटेगरी को मैं मोनोसेक्राइड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मोनोसेक्राइड है कि जो मोनोसेक्राइड के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के नंबर पर डिपेंड करती है। जनरल फार्मूला आपने अभी पढ़ा, क्या है जनरल फार्मूला, CnH2O
ब्रैकेट n and the value of n is 3 to 7। n की वैल्यू क्या है 3 to 7, यानी जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला मोनोसेक्राइड होगा वो 3 कार्बन वाला होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला जो मोनोसेक्राइड होगा वो 7 कार्बन एटम्स वाला होगा। 3 कार्बन एटम एंड द 7 कार्बन एटम्स। इसलिए क्लासिफिकेशन में आप देखें, क्लासिफिकेशन में ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और एक हमारे पास है हेप्टोज, यानी ये इसकी ना क्लासिफिकेशन है। ट्राइयोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है एंड द हेप्टोज है। तो यहां पे हेक्सोसिस तक मेंशन की गई है, नेक्स्ट हेप्टोज भी है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने ना क्लासिफिकेशन मेंशन की है। अच्छा, टाइप हमें पता चल गया। अच्छा, ट्राइयोज वो है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होंगे, टेट्रोज वो है जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, पेंटोज वो है बेटा जिसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे, और हेक्सोज वो है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे। जनरल फार्मूला अभी लिखा था, उस जनरल फार्मूला में आप n की वैल्यू को पुट करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको खुद ही आ जाएगा। जैसे आप देख लो CnH2O ब्रैकेट n, ट्राइयोज में मैं कह रहा हूँ ना 3 कार्बन होते हैं, यानी n की जगह पर 3 पुट करूँ अगर, H2O ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा C3H6O3। बड़ा ही आसान है। ऐसे टेट्रोज का क्या होगा, n की वैल्यू 4 पुट करूं C4H8O4, अगर n की वैल्यू 5 पुट करूं फिर C5H10O5, n की वैल्यू 6 पुट करूं तो फिर C6H12O6 जो हेक्सोसिस का होगा, n की वैल्यू 7 पुट करूं तो C7H14O7। यानी ये ट्राइयोज से लेकर हेप्टोज तक मैंने आपको सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है एल्डो फॉर्म और कीटो फॉर्म। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एल्डो शुगर ऐसी शुगर होगी जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और कीटो शुगर एक ऐसी शुगर होगी जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्डो शुगर ऐसी शुगर है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटो शुगर ऐसी शुगर है जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब आप खुद देख लें कि वो तमाम शुगर जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसको इसके नीचे लिखेंगे, जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा इसके नीचे। तो पहले आप ट्राइयोसिस की एल्डो फॉर्म और कीटो फॉर्म को पढ़ लें कि ट्राइयोसिस हैं 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं, उनमें कौन सी ऐसी शुगर होगी जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो, और कौन सी ऐसी शुगर होगी जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो एक मेंशन की गई है एल्डो फॉर्म वाली, वो है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। और कीटोनिक फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। बोथ आर ट्राइयोसिस। डिफरेंस क्या है दोनों में? अच्छा, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर डिफरेंस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि ग्लिसरल्डिहाइड हैज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप व्हाइल द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हैज द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। क्लियर? अच्छा, ये ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, आप जब चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ोगे, आप रेस्पिरेशन को पढ़ोगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों बनते हैं। लिखा हुआ है इंटरमीडिएट्स इन द फोटोसिंथेसिस। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो किसी रिएक्शन में कहीं दरमियान में बन रहा हो, किसी रिएक्शन में कहीं दरमियान में बन रहा हो, हम उसको इंटरमीडिएट्स कहते हैं। दूसरा मैं टेट्रोज बता देता हूँ, बाकी ज़रा थोड़े डिटेल ज़्यादा है वो मैं कल आपको स्टार्ट करवाऊँगा। तो टेट्रोजिस के अंदर बेटा एक फॉर्म लिखी गई है अरिथ्रोज और एक है अरिथ्रोलोज। याद हो जाए तो ठीक है, वरना ये 2 फॉर्म हमारी बुक में बताई नहीं है। हमारी बुक में ये बताया गया कि टेट्रोजिस आर रेयर इन नेचर, नेचर में रेयर है। अगर नेचर में कहीं है भी सही तो कहाँ है? आगे रोल में लिखा हुआ है कि दे आर प्रोड्यूस एज द इंटरमीडिएट इन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। दे आर प्रोड्यूस एज अ इंटरमीडिएट इन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये मैंने बताया टेट्रोसिस क्या है। अब आ गया वो आखिरी सेगमेंट जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं और आपने उन तमाम क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। पहला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं? पहला क्वेश्चन है कि क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हैं? अगर हैं तो उनके नेम क्या हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नेम क्या होते हैं? दूसरा, द जनरल फार्मूला ऑफ द डाइसैकेराइड इज CnH2O ब्रैकेट N-1। ये डाइसैकेराइड का मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया है। अगर डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला ये है तो मुझे आप बता दो कि डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन have the same molecular formula, what is the difference between them? इनमें फिर फर्क क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनोसैकेराइड्स को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं? How many categories of the monosaccharides? कितनी कैटेगरीज हैं जिनमें हम मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई करते हैं? और आखिरी क्वेश्चन है कि ग्लूकोज है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ये मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। मैं साइड पे हट जाता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकें, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। अभी तक मुझे कल के आंसर भी नहीं मिले, ठीक है। तो होपफुली कि आप जो है इन लेक्चर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, आप इफ़ेक्टिवली आंसर करेंगे और आपके तमाम आंसर ठीक होंगे। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा ऑनलाइन लेक्चर्स में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।